आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। और उसके बाद यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह इंटर के हिसाब से और उसके बाद नीट के हिसाब से भी इसमें से मतलब इंटर में तो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क के हिसाब से तो 5 से 10 क्वेश्चन CBSE बोर्ड में हमेशा आते हैं और नीट में तो 2 से 3 क्वेश्चन भी इसके पूछे जाते हैं। इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है और वो सिंपल चैप्टर हो, कठिन चैप्टर नहीं है, बस पढ़ने के हिसाब से। यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। आइए हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम क्या जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है? देखो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई रासायनिक क्रिया होगी। काइनेटिक्स का मतलब मोशन से बात आती है, उसके रेट से बात आती है। तो हम कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, यह रेट डिटरमाइन करती है। क्या करती है? रेट डिटरमाइन करती है। किसका रेट डिटरमाइन करती है? यह किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करती है और उसके बाद मैकेनिज्म भी बताती है रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। आज थोड़ा फास्ट मीटिंग होगा क्योंकि कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ से। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अब यह क्या होगा? अंडर भाई कुछ भी हो सकता है। अंडर क्या होगी? प्रेशर होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा और कुछ भी भाई इसकी क्या होता है? कंसंट्रेशन होगा। बात समझ में आ गई? अब हम जनरली देखो ये क्या करते हैं, रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर हमने मान लिया कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन, ये हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट। इसको हमने मान लिया कि यह रिएक्टेंट कितना लेते हैं, मान लो 10 मोल लेते हैं, ठीक। अगर 10 मोल लिए हैं, अगर कोई भी टाइम शुरू नहीं हुई, जितना टाइम मतलब अभी जस्ट हमने लिया है, कोई टाइम स्पेंड नहीं हुआ है, टाइम है, तो उस समय हम मानेंगे कि अगर टाइम 0 कोई भी टाइम नहीं लिया तो उस समय केवल क्या होगा? आपका रिएक्टेंट रहेगा, उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें प्रोडक्ट की मात्रा क्या हो जाएगी? 0। लेकिन जैसे ही टाइम, कुछ भी टाइम अगर हमारा क्या होता है, टेबल कर सकते हो, अगर हमने कुछ टाइम व्यतीत किया, अगर यह क्या होगा? प्रोडक्ट का 2 मोल का फॉर्मेशन कर दिया। बात समझ में आई? 2 मोल का फॉर्मेशन कर दिया तो इसके बाद बचेगा कितना? रिएक्टेंट होगा 10 में से 2 घटा दोगे, 8 मोल का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ में आई? 8 मोल का क्या होगा? फॉर्मेशन हो गया। 8 मोल का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान रखना, इस 8 मोल का फॉर्मेशन हुआ तो आपने क्या देखा? रिएक्टेंट में से 2 मोल क्या हुआ? प्रोडक्ट में चला गया और उसके बाद क्या हुआ? इसके से 2 मोल घट गए, वो क्या हुआ? वो बचे हुए रिएक्शन हुआ। बात समझ में आई? तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो यही चीज बताता है कि कंसंट्रेशन कितने का चेंज होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या आर कह सकते हो, आर प्रोडक्ट विद टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? टाइम। बात समझ में आई? मान लो अगर हम चेंज कंसंट्रेशन डेल्टा एक्स और टाइम जो चेंज होगा वो हम लिखेंगे डेल्टा टी। बात समझ में आई? अब यहाँ आप देख रहे हो दोनों में परिवर्तन हो रहा है, रिएक्टेंट में भी परिवर्तन होगा, प्रोडक्ट में भी परिवर्तन हो रहा है। प्रोडक्ट में क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है, 0 से क्या होगा? 2 मोल होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखो, 10 मोल से कितने मोल? 8। इधर क्या होगा? घट रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे? रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का रेट लिखेंगे तो देखो इसकी मात्रा क्या हो गई है, तो उस समय हम एक सिंबल यूज करेंगे, वो क्या
इसका मतलब होगा ये इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसी को बस रिप्रेजेंट करेगा। आप क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे क्या हो जाएगा, चेंज इन या चेंज इन टाइम, यानी टाइम में कितना परिवर्तन होगा, इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा होगा वो उसके क्या करता है, परिवर्तन को दिखाता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। अगर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ध्यान रखेंगे, अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के केस रखेंगे, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का केस होगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये साइन क्या इंडिकेट करेगा, इसके जो कंसंट्रेशन होगा वो 0 से 2 मतलब इंक्रीज होगा, तो यह पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, और ये हो जाएगा माइनस का एक प्लस आ डेल्टा एक्स बटे टी। बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि जनरल रिएक्शन, अगर हम जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, हमारा क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये तो हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर हम इसके केस में लिखें, ये तो हमारा रिएक्टेंट हुआ, इसकी मात्रा तो क्या हो जाएगी, जैसे हमने इसके यहाँ पे लिया था ना रिएक्टेंट, इसकी मात्रा हमेशा क्या हो, घटेगी तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका रेट लिखेंगे तो देखो ये माइनस लगाओगे, क्योंकि रिएक्टेंट के रेट में हमेशा क्या होगा, माइनस लगाओगे, क्योंकि यही तो परिवर्तित होकर प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा डी ए बटे डी टी। ये स्मॉल चेंजेस को बताता है कि रिएक्टेंट में कितना चेंज हुआ है। और अगर इसका केस लिखेंगे, डी के केस में लिखेंगे तो माइनस डी बी बटे डी टी, अगर सी के केस में लिखेंगे तो प्लस डी सी बटे डी टी, अगर डी के केस में लिखेंगे तो प्लस डी। अब यहाँ आप देखो मॉड के रूप में लिखा गया है, तो जो देखो जो मॉड में लिखा है वह क्या है, बी सी डी जितना भी लिखा है वह क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक। क्लियर हो गया, मतलब ए और बी क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसी तरह से सी भी क्या करेगा, इसके मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो क्या होगा मॉड डी होगा, और बी इसके क्या करेगा, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब ध्यान दो, यह तो हमने जाना कि इस केस में जब इसके कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, अगर यहीं पे क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जैसे अगर हमको क्या करना है, इसी रिएक्शन में समझ लो, मान लो इसकी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ए होते हैं, इसकी क्या होती है, बी होता है, इसका स्मॉल सी होता है, इसका स्मॉल डी होता है, कुछ करना नहीं, सेम ऐसे चीज लिखोगे, बस इनकी स्टाइकियोमेट्रिक जो क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे, उनको क्या कर दोगे अपान। इसके केस में लिखोगे 1 बाई क्या हो जाएगा ए, इनके केस में लिखोगे 1 बाई क्या हो जाएगा बी, अगर इनके केस में लिखोगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा सी, अगर इसके केस में लिखोगे 1 बाई क्या हो जाएगा डी। यह रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक
तरीका हो सकता है, मेथड होता है, क्योंकि इससे जब हम क्या करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसके कैलकुलेशन एकदम सही और एग्जैक्ट आते हैं। अगर इसके अपेक्षा अगर ये चीज़ आप गलती कर देते हो उससे कोफिशिएंट को अगर इस तरीके से नहीं निकलते हो तो हमेशा मान रहे क्या होगा, एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होगा। एग्जैक्ट मान का मतलब जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा, आपके सभी सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट होगा वह क्या होगा, अपान में आएगा। कब आएगा, जब हम उसके क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। बात समझ में आई? तब रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ होता क्या है देखिए, इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। ठीक, अब रेट ना होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी हमारा क्या है रिएक्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट के जो क्या होंगे, उसके कंसंट्रेशन के एक्टिव जो मास होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट के जो प्रोपोर्शनल होता है वही उसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे हमने मान लिया यह हमारा क्या है, यह एक जनरल रिएक्शन है, BB = CC + DB, यह हमारे जनरल रिएक्शन है। तो इनके जो क्या होंगे, मोलर कंसंट्रेशन होंगे, एक जो एक्टिव मास होगा, मोलर कंसंट्रेशन का जो एक्टिव मास होगा वही क्या होगा, उनके प्रोडक्ट का उनका जो प्रोडक्ट होगा वही उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहना है। ठीक है, जैसे हमने यह रिएक्शन ले लिया, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इनके एक्टिव मास, मोलर मास A B। हम कह सकते हैं वेयर A and B are molar concentration of A and B respectively। ठीक, देखो जो कंसंट्रेशन होता है इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इनके एक्टिव मास के रूप में। एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वह जो यूनिट होगा वह क्या होगा, मोल प्रति लीटर। क्लियर? अब समझो, रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल जैसे ही डिक्रीज करोगे इक्वल का चिन्ह लगेगा, सब भी जानते हो। ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट की कांस्टेंट वैल्यू रखोगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, A B। क्लियर? देखो थोड़ा सा जल्दी के कारण, ठीक। अब जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन एक K को क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, एक इसके स्थान पे है जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटा के जब इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, तो जैसे बैलेंस नहीं देखते हो, किसी तरह का रेशियो होगा तो वह क्या होगा, वहाँ पे किसी चीज़ को हम बात के रख देते हैं कि दोनों क्या होंगे, जो उसके पार्ट हैं वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं, जब रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे किसी कांस्टेंट को लगा के उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है जो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट
कि यूनिट हम लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बटे क्या हो जाएगा, ए बी बी। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट इसको लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, dx बटे dt। इस फॉर्म में लिखो, ये हमारा क्या है, सब कंसंट्रेशन है, इसको क्या लिखो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। क्लियर। अब ध्यान रखना dx बटे dt, dx को क्या बोलते हो, मोलर मास, चेंज इन मोलर मास, अभी पीछे पढ़ा दिए थे ना। dx क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज होगा, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास की। इसकी जो यूनिट होती है वो कौन करती है, लीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड या कुछ भी टाइम रख दो, तो इसको बोलोगे मोल प्रति मीटर। एक कंसंट्रेशन हो गया और अपान में क्या कर दोगे, टाइम हो गया। अब कंसंट्रेशन 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 में क्या हो गया, इसको देखो, ये कंसंट्रेशन है, इसको सीधे लिखो कंसंट्रेशन। थोड़ा सा करते हैं, C2N कंसंट्रेशन की पावर देखो। अब दोनों जगह कंसंट्रेशन में पावर होगी, क्या हो जाएगी, n हो जाएगा, a प्लस b। अब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है, अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस a प्लस b को मान लेते हैं कि a प्लस b बराबर है x। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो उनके कंसंट्रेशन है, उनके जो पावर होते हैं, उनको अगर ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। तो यह क्या होगा, अगर इनके वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, जितना आया वही उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो आ गया तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा, अगर हम आगे पढ़ेंगे इसको, जीरो ऑर्डर का अगर 1 आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। अगर क्या हुआ, सेकेंड 2 आ गया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर 3 आ गया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो देखिए अब इनकी कंसंट्रेशन को अगर हम क्या करते हैं, इनकी यूनिट को लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन 1 माइनस x। अगर टाइम अपान क्या हो जाए, इसको ऊपर लेके चले जाओगे, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस x टाइम इनवर्स। अब देखो टाइम को कुछ भी लिख सकते हो, ये टाइम को मिनट में, अगर मिनट में करना है तो मिनट में कर दो, ठीक। अगर सेकंड में करना है तो सेकंड में कर दो, आवर में करना है तो आवर्स में कर दो, ठीक है। तो जिसमें करना है आप उसको रख दो। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर पावर 1 माइनस x टाइम इनवर्स, ठीक। अब जो होगा वह क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगर x का मान 1 आ गया तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक। तो यानी इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। 0 आ जाएगा, इसी राशि का मान 0 हो जाएगा, तो उसका मान मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो यूनिट आएगी केवल उसमें टाइम इनवर्स आएगा। इसलिए कहा जाएगा कि अगर x तभी आया है जब उनके क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, तो 1 की यूनिट क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स। अब टाइम में चाहे मिनट होगा, सेकेंड होगा, आवर्स होगा, जो होगा उसको आप लगा लो, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी किया, केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी किया।